एक मिनट रुकिए। मैं पिन पे, मेरा स्पीकर पे मैंने है क्या ये? पिन। नहीं नहीं, मैं यस। ले रहा एक हूँ, ले एक रहा हूँ, मिनट ले रहा रुकिए हूँ। रुकिए, ऐड पिन करना पड़ेगा ना, ऐड पिन। हो हो गया गया। है। हाँ, चलिए हम दोनों आ गए। अपन आ गए। एक मिनट जी। रुकिए, मैं बल्कि पहले अपने आप को, आपको पहले नंबर पे रखता हूँ, मेरे को नंबर दो। हाँ, अब ठीक है, चलिए। हाँ, आप ठीक कर है। दिए तब से ना? हाँ, मैंने अपनी तरफ से पिन कर दिया है। आप बोलिए एक बार। हेलो हेलो। हाँ, ठीक है, ठीक आ रहा है। नहीं, मेरे तरफ में स्पीकर में है क्या? हाँ, सॉरी सॉरी, स्पीकर, एक मिनट रुकिए। व्यू गैलरी करके आ जाइए सर। फिर गैलरी बोल तो रहा व्यू है हो क्या मुझे? जाएगा। संतोष का भी दिख रहा है। गैलरी व्यू तो दिख रहा है, लेकिन पिन मैंने उसको किया हुआ है। किसको? पिन अपन दोनों को किया हुआ है। आप किधर हैं दोनों ना? हाँ। आपके आपके स्क्रीन पे दो दिख रहे हम हैं क्या? हम जब आप बोल रहे हो तो आपके ऊपर वो जा रहा है, जब बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ जा रहा है, और गैलरी व्यू है वैसे। चलो ठीक है, देख लेते हैं उधर से। ठीक है, चलिए। तो नमस्कार चलिए। फ्रेंड्स। छिड़क के बाद में मैं नरेंद्र पांडे। जिस तरह से रोज हम लोग सुबह आ जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हुआ है। हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, क्योंकि यह माना जा रहा है कि पूरे विश्व सहित भारत में भी मेंटल हेल्थ एक पेंडेमिक का रूप ले रहा है, इसका रूप ले रहा है। तो और जिस तरह से ये भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग हरी बरी अनकरी में है, जैसा कि डॉक्टर हमेशा कहते रहते हैं। इसकी वजह से लोग के पास में जो मानसिक परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा है, जिससे उन्हें डिसीज उत्पन्न हो रही है। रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जिसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे कि मेंटल हेल्थ का इशू ना हो। और लगभग हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का मानसिक परेशानी है, या उसे मानसिक रोग कहा जा सकता है। पिछले कई बातों में हमने किया कि मानसिक रोग कई कैटेगरी में है। जरूरी नहीं है कि उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास में जाना पड़े वही मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी वो भी है जिसे किसी के सलाह की जरूरत हो, किसी से बात की आवश्यकता हो और वो बात ना कर पा रहा हो, तो वो भी मानसिक रोगी में जा सकता है। इसका एक प्रमुख कारण लोग जनरली आज की दुनिया में स्ट्रेस मानते हैं, डॉक्टर अनिल। तो हम आपके चले, क्योंकि स्ट्रेस हर किसी को हो चुका है। अब तो शायद वो किसान को भी स्ट्रेस होता है, अगर पानी कम बरसा तो तनाव है, पानी ज्यादा बरस गया तो तनाव है। और बीज भंडार तक नहीं पहुंचा तो भी तनाव है, मजदूर को भी तनाव रोज है काम कर न मिलने का। तो उसी तरह पे वर्किंग प्रेशर भी ज्यादा है, डॉक्टर को भी प्रेशर, क्योंकि अभी जिस तरह से लोग ईएमआई वगैरह भी ले रहे हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो एक स्ट्रेस और भी आता है। अब चलते हैं, ये तो मानसिक की बातें हुई है, लेकिन कल जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें की बातें और आ रही थी कि अगर आपको स्ट्रेस है, या आप किसी, आपका मन परेशान है, मन सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप के बॉडी में भी उसका असर पड़ता है। अगर आपको नहीं देख पाए हैं ये वीडियो, तो आप हमारी पिछली वीडियो को, कल जो वीडियो आई उसे रिफर कर सकते हैं, डॉक्टर अनिल के पेज पे भी उपलब्ध है और हमारे यूट्यूब में भी उपलब्ध है। तो डॉक्टर अनिल, सबसे अब चलते हैं कि मानसिक परेशानियों को तो समझा पिछले 4 एपिसोड में, 5वां एपिसोड है आज। आज हम ये बात करना चाहेंगे कि मानसिक अगर परेशानियां हैं, मेंटल परेशान है कोई व्यक्ति, और तो उसको फिजिकल बॉडी में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और किन किन ऑर्गन्स में परेशानियां हो सकती हैं, आज इस पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं लास्ट के 4 सेशंस को कंसाइज और प्रिसाइज कर रहा हूँ, समरी कर रहा हूँ। हम जी। बातें कर रहे हैं लगातार इस प्रोग्राम, इसका नाम है मस्तक पर दस्तक। मस्तक पर दस्तक देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बिगड़ा सब कुछ यहीं से है, ठीक भी सब यहीं से होना है। और मस्तक पर दस्तक देने का मतलब एक ये भी है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही चैप्टर में कहा, रॉन्ग थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। गलत सोच ही जीवन की सभी समस्याओं का कारण है। सेकंड चैप्टर में, दूसरे ही अध्याय में उसका सॉल्यूशन भी दिया, राइट नॉलेज इज द ओनली सॉल्यूशन। सही जानकारी, बुद्धिमता ही उसका एक समाधान है। आज के समय में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों ही ओवरलोडेड है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दी जा रही है जिसकी वजह से हम परेशान ज्यादा हो रहे हैं, जिंदगी को सुकून के साथ जी नहीं पा रहे हैं। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग अस क्रेजी एंड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस
लेजी। तो ये बातें जो हम बार बार कर रहे हैं, इन सब की वजह से जीवन का एक पर्पस खत्म हो गया है। भाग दौड़ भरी जिंदगी हरी वरी और करी चल रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, चिंताओं से भरी जिंदगी और जंक फूड से भरी जिंदगी, केमिकल और रेडिएशन से भरी जिंदगी, मैं ये कहना चाहता हूं। और इन सब का नतीजा हो रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड और डिजीजेस। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। स्टार्टिंग में पहली स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं मेंटली हेल्दी। मेंटली हेल्दी पर्सन वो है जो डे टू डे कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, और हैंडल करने के साथ साथ वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने प्रोफेशन में। तीसरी बात, वो दूसरों की हेल्प भी कर पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में। दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरे वो लोग हैं जो इनका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अब ये लोग क्या है कि जो अपनी डे टू डे लाइफ को तो हैंडल कर ले रहे हैं, स्ट्रगल के साथ जूझ रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आती है उसका समाधान निकालते हैं, लेकिन इनके पास कोई पर्पस नहीं है और ये प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात पांडे जी? ये भी बिल्कुल। एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। हम्म। दूसरी लेवल, इससे भी आगे चलें तो अगला स्पेक्ट्रम आता है कि जहां पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, हम्म। इनसिक्योरिटी आ रही है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे पर्सन स्ट्रेस फील कर रहा है, फुलफिल फील नहीं कर पा रहा है, हैप्पी फील नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहा है, इनसिक्योर फील हो रहा है, राइट। और इसके आगे का जो स्टेज है वो होता है फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद आता है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के बाद शुरू हो जाते हैं पैनिक अटैक, और साइड बाय साइड हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं जिसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। मैं आपको एक पूरा रोडवे दिखा रहा हूँ, पाथवे दिखा रहा हूँ, मेंटल हेल्थ कैसे डिजीज की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रास्ते में भी दो रास्ते आगे और निकल जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक सही रास्ता ढूंढते हैं, उन्हें एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा सलाहकार, अच्छे दोस्त और अच्छे जो टेक्निक्स हैं, प्रोसेस है, वो मिल जाते हैं। यानी वो अपने आप को वैदिक विज्ञान के साथ, योगिक विज्ञान के साथ, एक्सरसाइज के साथ, डाइट के साथ, सब चीजों में जोड़ लेते हैं और वो धीरे से मेंटल हेल्थ इश्यू से उबर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जो दूसरा रास्ता जाता है, जिन्हें ये सब हेल्प नहीं मिल पाती, अच्छा मेंटर, अच्छा दोस्त या किसी अच्छी प्रकार की गाइडलाइन, और डाइट लाइफस्टाइल भी और बिगड़ते रहता है, और धीरे धीरे बीमारियां भी घेर लेती हैं, और फिर स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि उस स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए लोग ड्रग्स का, अल्कोहल का या स्मोकिंग का सहारा ले रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी गलत हैबिट डेवलप हो जाती है। और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे कुछ परसेंट ऑफ लोगों के अंदर, कुछ परसेंट के अंदर में सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है डिप्रेशन के बाद, राइट पांडे जी? जी बिल्कुल। और कल हमने डब्ल्यूएचओ के डाटा पे एक नजर डाली थी कि हर 40 सेकंड में एक पर्सन सुसाइड कर रहा है, हम्म। राइट? ये बात की थी ना। और बिल्कुल। अगर बर्थ रेट देखें तो हर 1 सेकंड में 3 बच्चे पैदा होते हैं, और डब्ल्यूएचओ कह रहा है हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा है। हम्म। 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, और हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है। ये डाटा अपने आप में प्रूव करते हैं यस, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पेंडेमिक है। और मेंटल हेल्थ पेंडेमिक में माइल्ड और मॉडरेट डिजीजेस ज्यादा हैं, यानी कि सीवियर ऐसे लोग जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी या और बहुत सारी प्रकार के सिजोफ्रेनिया या हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इस प्रकार की चीजें डेवलप हो गई हैं जिन्हें एक्चुअल में साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। लेकिन इससे पहले जो माइल्ड और मॉडरेट हैं, यहाँ पर लोग साइकेट्रिस्ट की मदद नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और दूसरी चीज है कि वो लोग मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको ये पता है कि ये अभी प्रॉब्लम मेडिसिन के लेवल की नहीं है, और मेडिसिन शुरू किया तो फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये भी एक साइकेट्रिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल। में जो सॉल्यूशन है वो ये है कि ये जो माइल्ड और मॉडरेट हैं, जो 80% केसेस हैं, इनको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करके इसको समाज के अंदर वापस नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद की जा सकती है। लेकिन हम्म। इसके लिए एक प्रॉपर अप्रोच की जरूरत है।
और ये अप्रोच है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर। अगर ये अप्रोच को अपनाया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ वैदिक विज्ञान विद मॉडर्न साइंसेस इन ए होलिस्टिक वे कवरिंग द माइंड ब्रेन बॉडी सोल, तो यहां पर अगर हम ये अप्रोच, एक नए हेल्थ केयर मॉडल की जरूरत है जो कि मेडिकल साइंस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा। वो लड़ेगा नहीं उसके साथ, वो ये नहीं कहेगा कि मेडिकल साइंस खराब है या मेडिकल साइंस की बुराइयां करेगा। मेडिकल साइंस का अपना एक रोल है, उसे हम नकार नहीं सकते। तो मेडिकल साइंस के साथ ये इंटीग्रेटेड सिस्टम को अगर हम एड ऑन कर लें तो ये 80% जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें रोका भी जा सकता है और रिवर्सल भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ यही इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल हेल्प करेगा जो साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, लाइफ साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल डिजीजेज। अगर ये मॉडल आ जाता है तो ये हेल्थ पर काम करेगा, डिजीज पर नहीं। इसमें हमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स की ही जरूरत है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, योगा ट्रेनर्स, वैदिक विज्ञान के डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज और बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे ट्रेनर, ये सारी चीजें इसमें हेल्प कर सकती हैं। यानी कितना बड़ा मैन पावर हमारे पास में है और कितनी शानदार हेरिटेज, कितनी शानदार नॉलेज हमारे वैदिक विज्ञान में है। लेकिन इन सारों को जोड़कर एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जो नीड ऑफ द डे है और फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर है। और ये सिस्टम हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में 2017 से हम रन कर रहे हैं। मोर देन 20,000 पेशेंट्स को हम डील कर चुके हैं, जहां पर हम डाइट, लाइफस्टाइल, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, लाइफ फिलॉसफी सबको चेंज करके पर्सन की लाइफ को वापस पटरी पर लेकर आ रहे हैं और बहुत सारी डिजीजेस का प्रिवेंशन और रिवर्सल भी हो रहा है। अब आपने जो बात कही डॉक्टर साहब कि एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ की आवश्यकता है दुनिया पे, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, अब दोनों फाइट नहीं करें, हर पैथी की अपनी अपनी महत्व है। पॉजिटिव हेल्थ जोन में आप 2017 से लगातार इस पैथी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दर्शकों को ये भी बताना आवश्यक होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड में आप काम कर रहे हैं, हम्म, इसकी इसके तरीके क्या हैं? मतलब कैसे आप हर विधा अपने आप में अलग है और हर हर विधा की जो अपनी फिलॉसफी अलग है। जहाँ पे मॉडर्न मेडिकल साइंस सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक पे वो करता है सॉरी, सिम्टोमेटिक पे इलाज करता है, ऑर्गेन पे काम करता है। होम्योपैथी जो है उसके थोड़े से मन के ऊपर है, लेकिन उसकी जो मेडिसिन है वो भी सिम्टोमेटिक पे ही चलती है, जो मैंने जितना समझा। जहाँ पे आयुर्वेद है, आयुर्वेद जो है वो नेचर के साथ बात करती है, वो वैदिक विज्ञान के ऊपर बात करती है। इसी तरह में हमारे पास में यूनान की पद्धतियां हैं, ये पूरी पद्धतियां अभी चल रही, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर की पद्धतियां हैं। तो इनको एक साथ समाहित करके इंटीग्रेट करके आप कैसे काम कर सकते हैं? अलग अलग बहुत पैथी, अलग अलग बहुत विचार। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है जब इंटीग्रेट करने की बात आती है। कहीं मिक्सोपैथी तो नहीं बन जाएगा, एक खिचड़ी तो नहीं बन मेरा जाएगा, मेरा भी इशारा वही था कि कहीं मिक्सोपैथी पे तो नहीं बात हो रही है। खिचड़ी तो नहीं बन जाएगा हाँ। डेफिनेटली। तो हम्म। यहाँ पर मैं एकदम क्लियर करना चाहूंगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी पैथी से इलाज लीजिए, लेकिन उस हम्म। पैथी के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी होना चाहिए। हम्म। क्या कहा मैंने? कि कोई भी पैथी से आप ट्रीटमेंट लें, लेकिन सबसे पहले उसमें सिंपैथी और एम्पैथी होना चाहिए। अगर ठीक है। किसी पैथी के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी नहीं है तो वो पैथी किसी काम की नहीं है। हम्म। क्योंकि मेडिकल साइंस में, यानी चिकित्सीय विज्ञान किसी भी ब्रांच का, उसमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि व्यक्ति केवल एक बॉडी नहीं है, वो हम्म। एक ब्रेन भी है, वो एक माइंड भी है, वो एक सोल भी है, उसकी इमोशंस भी है, उसकी फीलिंग भी है, उसका एक सोशल इन्वायरमेंट भी है, उसका एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट भी है। तो हम्म। उसको हम मशीन नहीं समझ सकते। और हम्म। वेस्टर्न मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं एक मशीन की तरह डील करता है बॉडी को, कि अगर लीवर की प्रॉब्लम है लीवर को डील करिए, आइस की प्रॉब्लम है आइस को डील करिए। लेकिन जैसा कि देखने आ रहा है, सभी डॉक्टर्स इस बात को मान रहे हैं कि सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं होलिस्टिक वे हम्म। में। यानी एक ऑर्गन की डिजीज दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। दूसरा, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े होने के साथ साथ माइंड से जुड़े हुए हैं, हम्म। माइंड से। और माइंड से जुड़े होने का मतलब है व्यक्ति की इमोशंस और फीलिंग उसके डिजीज को अफेक्ट करती है। और जी। डिजीज डिजीज प्रोसेस व्यक्ति के माइंड को अफेक्ट करता है, यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जुड़े हुए हैं। इसके हम्म। साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी हम एक स्पिरिट भी हैं, हमारा एक पर्पस भी है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी है।
हमसे हम्म। ऊपर भी एक डिवाइन पावर है, उसका भी हम्म। हेल्थ में एक रोल है। जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनको डिजीजेस भी कम होती हैं। और स्पिरिचुअल होने का मतलब मेरा रिलीजियस होना नहीं है, स्पिरिट का मतलब है जो अपने आप से जुड़ा हुआ है, जो डिवाइन पावर से डेली कनेक्शन बनाता है, डेली हम्म। एक प्रॉपर वे में जुड़ता है। राइट। जी। तो ये सारी बातें होने के साथ अब हमें ये समझना है कि इंटीग्रेशन करना होगा पैथीज का। कौन सी पैथीज का? जो भी पैथी ठीक करने का प्रोसेस को समझे। यानी एक तरफ है एलोपैथी। एलोपैथी का मतलब है जो डिजीज के डायग्नोसिस को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को और एक्यूट मैनेजमेंट को वन ऑफ द बेस्ट साइंस। हम्म। क्या कहा? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस। उससे अच्छी मेडिकल साइंस से अच्छी साइंस कोई हो नहीं सकती। ठीक लेकिन है। जहां बात आएगी प्रिवेंशन की और रिवर्सल की, हम्म। वहां पर हमें अदर साइंसेस की मदद लेनी होगी। फिर अगेन कहूंगा कि मेडिकल साइंस हॉलिस्टिक नहीं है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल एंगल नहीं है। हम्म। डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ की डेफिनेशन में कहा, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। लेकिन हम्म। डब्ल्यूएचओ खुद भूल गया है कि स्पिरिचुअल एंगल भी होता है, सोशल एंगल भी होता है, मेंटल एंगल भी होता है, इमोशनल एंगल भी होता है, वो भूल चुका है। इसीलिए वो केवल आजकल एलोपैथी के अंदर केवल ये फिजिकल एंगल रह गया है। हम्म। बहुत सारे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर इस लैकुना को फील कर पा रहे हैं और वो अपने अपने लेवल पर इन चीजों को फील करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो वो हैं जो कम से कम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो पेशेंट को कंप्लीटली समझते हैं, जो उसकी इमोशंस को समझते हैं और इमोशनल पर्सनल टच देकर डिजीज के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं और प्रोग्रेशन को, हीलिंग को बहुत फास्ट कर देते हैं। हम्म। अब ये समझना है कि रिवर्सल और प्रिवेंशन, यहाँ के लिए अपने को डिजीज आती क्यों है और डिजीज का रिवर्सल कैसे होगा, तो हमें वैदिक विज्ञान की तरफ जाना होगा। ओके। वैदिक विज्ञान कहता है बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राण ऊर्जा। हम्म। मेडिकल साइंस कहता है कि बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो नर्व्स में फ्लो करती है। इसीलिए वो ईसीजी, ईईजी के द्वारा भी डायग्नोसिस बनाता है डिजीज का। लेकिन वो केवल ब्रेन और हार्ट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर कर रहा है। हम्म। हमारी वैदिक विज्ञान कहता है पूरी बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जब एक नॉर्मल लेवल से कम या ज्यादा हो जाए तो वहां पर डिजीज आ जाती है। जैसे ईसीजी और ईईजी वेव में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल वेव पैटर्न है, अगर वो नॉर्मल वेव पैटर्न चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि ब्रेन के अंदर में या हार्ट के अंदर में पैथोलॉजी आ गई है, अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम्म। सेम टू सेम हर ऑर्गन के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, बायो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है नाड़ियों के द्वारा, फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा। ये करंट जब तक नॉर्मल है तब तक आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। जब ये करंट एबनॉर्मल होगा तो बॉडी के अंदर में पर्सन को माइंड के लेवल पर अनईजी फील होगा। फील होगा कि फील गुड नहीं होगा। क्या फील होगा? कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म। एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, बैलेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि अब हम्म। वो स्टेट है जिसमें बॉडी का हीमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया है। मेडिकल साइंस होम्योस्टेसिस कहता है और वैदिक विज्ञान कहता है बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। अब हम्म। ये 4 स्टेजेस में डिस्टर्ब होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और फिर एंड स्टेज। तो इसी प्रकार से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में माइल्ड स्टेज में जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो पर्सन को केवल एनर्जी चेंजेस फील होते हैं। लेकिन जब मॉडरेट चेंज हो जाती है तो फिर व्यक्ति को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। हम्म। और जब सीवियर चेंज हो जाती है तो फिर उसके पैथोलॉजिकल और बायोकेमिकल टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो हम्म। जो माइल्ड और मॉडरेट चेंजेस हैं अगर हम उसे पहले से डायग्नोज कर लें तो वहां पर डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। दिस इज कॉल्ड प्री पैथोजेनिक स्टेट, विंडो पीरियड। हम्म। यहाँ पर डिजीज का रिवर्सल बहुत आसान है, ये प्रिवेंशन के लेवल पर हुआ। हम्म। अभी तक वैदिक विज्ञान में नाड़ी के द्वारा या पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा व्यक्ति को समझा जाता था कि इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी कितना कम हो गई होगी। हम्म। लेकिन अब वेस्टर्न साइंसेज ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट किया इंडियन साइंसेज पर, ईस्टर्न साइंसेज पर। जी। रिसर्च के द्वारा ऐसी मशीन्स डेवलप की, डिजिटल डिवाइसेस मदद की, क्वांटम डिवाइसेस डिस्कवर की, जिससे हम लाइफ फोर्स एनर्जी का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। हम्म। तो जब हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ बिगड़ी है, कितनी बिगड़ी है। क्लियर? जी। अब यहां पर शुरू होता है रोल फिर रिवर्सल का और प्रिवेंशन का। तो कोई भी पैथी, वो सब पैथी आपके लिए कारगर होगी
जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को वापस नॉर्मल ला सके। तो कौन सी पैथी से ट्रीटमेंट करना है? जो पैथी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी के बिगड़े हुए बैलेंस को वापस नॉर्मल ला सके। तो इसीलिए वैदिक विज्ञान के अंदर पूरी साइंसेस का उल्लेख है। जैसे आयुर्वेद बिगड़ता क्यों है, पहले हमें यह समझना है। लाइफ फोर्स एनर्जी बिगड़ता इसलिए है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा दिनचर्या है वो बिगड़ा हुआ है। दूसरा, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, ये लाइफ फोर्स एनर्जी को बिगाड़ रहा है। अनहेल्दी इन्वायरमेंट और जंक फूड, केमिकल और रेडिएशन, वही हरी वरी करी, राइट। अब ये जो चीजें हैं जो बिगाड़ रही हैं, इसको ठीक करने का एक पूरा विज्ञान है आयुर्वेद में। यानी आपका डाइट क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, और उसे कैसे रिवर्स करना है लाइफ फोर्स एनर्जी को क्रियाओं के द्वारा, डिटॉक्स के द्वारा, ये विज्ञान आयुर्वेद का विज्ञान। फिर मेंटल लेवल पर जो स्ट्रेस आ गया है, इमोशनल लेवल पर जो स्ट्रेस आ गया है, उसे ठीक करने के लिए फिर योग का विज्ञान, नेचुरोपैथी का विज्ञान। सर, एक इधर से सजेशन आ रहा है। आपकी वॉइस जो है थोड़ी लो आ रही है आपके साइड से। एक मिनट। थोड़ा सा इधर से करिए, वरना उनको वहां पे ओबीएस में सेटिंग करनी पड़ेगी वॉइस को लेकर के। मैंने कल भी ऑब्जर्व किया था, और अभी एक थैंक यू। एक मिनट, अगर मेरी टीम मुझे सुन पा रही है तो थोड़ा सा इनहेंस तो करें थोड़ा वॉइस को। सा वॉइस को इनहांस करें। थैंक यू। मेरे ख्याल से मिश्रा जी देख रहे हैं। मिश्रा जी का सजेशन है वी टेरा केयर से। थैंक यू मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका थैंक्स। ओके, हम एक बार अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं, जी। ताकि जो इतना अच्छा सेशन चल रहा है उसका कुछ लोगों को एक्चुअल में बेनिफिट होना चाहिए। हम्म। हेलो, शायद जो वॉइस है वो ठीक से नहीं आ रही है क्या? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा वॉइस को इनहेंस कर लेंगे वहां पे उन थोड़ा लोग। वॉइस को ऑब्वियस में उसमें बढ़ा दीजिएगा। ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए। तो पांडे जी, बात ये हुई कि कौन सी पैथीज में जाने की जरूरत है। उन पैथीज में जाने की जरूरत है जिसमें सिंपैथी और एम्पैथी है। उस पैथी में जाने की जरूरत है जो आपको लाइफ फोर्स एनर्जी को वापस बैलेंस करें। लेकिन एलोपैथी एक ऐसी साइंस है जिसको मदद हमें लेनी ही पड़ेगी जब डिजीज एक्यूट आ जाए, एक्यूट मैनेजमेंट की बात हो। डिजीज आए ही नहीं तो किसकी जरूरत है? अदर पैथीज की। जी। फिर डिजीज आ गई है तो मेडिकल साइंस के साथ साथ आपको अदर साइंसेस की मदद लेनी होगी वापस रिवर्सल करने के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस रूट कॉज पे काम नहीं करता। मेडिकल साइंस काम करता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे, सिम्टम्स पे, और रूट कॉज को फाइंड आउट करना होलिस्टिक साइंसेस का काम है। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी साइंस को यूज करें। तो मैं कहूंगा हमें इंटीग्रेशन करना होगा वैदिक विज्ञान को। हमारे वैदिक विज्ञान में बहुत सारा एक खजाना है, नॉलेज है, लाइफस्टाइल की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, माइंड मैनेजमेंट की, और लाइफ मैनेजमेंट की। और ये सारी साइंसेस को प्रैक्टिकल वे में, साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में, डे टू डे इम्प्लीमेंटेबल वे में लाना होगा। और यही हमारा प्रयास है पॉजिटिव हेल्थ जोन में, जहां हम साइंटिफिक वे में लाइफ फोर्स एनर्जी का मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट करने के बाद एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया है 7 से 10 दिनों का, जिसमें आप अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को, और अपने मेंटल इमोशनल स्ट्रेस को वापस मैनेज करते हैं और योगिक क्रियाएं सीखते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी ब्लॉक नाड़ियों को खोलते हैं, वापस लाइफ फोर्स एनर्जी का बैलेंस लाते हैं, और जीवन को फिर वापस एक पटरी पे लाकर अपनी डिजीज के रिवर्सल की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ हम इसे इतना प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बना रहे हैं कि आप अपनी रिपोर्ट्स को प्री एंड पोस्ट, यानी 1 हफ्ता पहले जब आप आए तब टेस्ट देखिए, फिर 10 दिनों के बाद फिर आप वापस टेस्ट देखिए, 3 महीनों के अंदर टेस्ट देखिए, पहला टेस्ट आते ही, फिर 10 दिनों के बाद, फिर 21 दिनों के बाद, और 3 महीने के बाद, और आपको प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट दिखाई देता है लाइफ फोर्स एनर्जी के बैलेंस में। सब्जेक्टिव लेवल पर आप चेंज फील कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल पर मशीनें दिखाती हैं। अभी जो होलिस्टिक हेल्थ की जो बात हो रही, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। इस पे जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज है, ये भी काफी ध्यान दे रही है। उनके बहुत सारे वीडियोस होलिस्टिक हेल्थ को लगे बने हैं। उनके होलिस्टिक में और अपने होलिस्टिक में कोई अंतर है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है। इंडिया से ज्यादा मैं कहूंगा कि हॉलिस्टिक पे अभी वेस्टर्न वर्ल्ड काम कर रहा है। मैं पिछले 2 सालों में 2 बार अमेरिका जाने का मौका मिला, वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर, हॉलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिलने का मौका मिला। यस डेफिनेटली, बहुत अच्छा होलिस्टिक वे में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी वेस्टर्न साइंसेज का कुछ लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन वेस्टर्न साइंस फिलफिल नहीं कर पा रही है। लेकिन वो लोग ज्यादातर वेस्टर्न साइंसेज को ही फॉलो कर रहे हैं, जैसे माइंड की साइंस, एनएलपी की साइंस, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल से साइको थेरेपीज बहुत सारी हैं, एंजल थेरेपी है, बहुत सारी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं। यानी अल्टीमेटली वो भी बहुत सारी वेस्टर्न साइंसेज को मिला के कर रहे हैं। कुछ उन्होंने चाइनीज साइंसेज मिलाई हुई है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया के वैदिक विज्ञान को सीख रहा है, इंडिया में आके सीख के जा रहा है। बहुत सारे योग आश्रम में वो कंप्लीट कोर्स करके जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यौगिक विज्ञान में कर रहे हैं, और सीख कर आयुर्वेद और योग को वो होलिस्टिक वे में वहां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ योग की और आयुर्वेद की वैल्यू नहीं रही है, और यही साइंसेस जब प्रैक्टिकल वे में वेस्टर्न वर्ल्ड से घूम कर आती हैं, योग योगा हो जाता है, चक्र चक्रा हो जाते हैं, तब फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है और हम उनके पीछे फिर जाना शुरू करते हैं। मैं ये कहूंगा कि चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे वो एक्यूपंचर हो, ये भी हमारे ही विज्ञान थे। आयुर्वेद के अंदर मर्मा विज्ञान था, जिसका मॉडिफाइड वर्जन है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। कहीं ना कहीं जो मर्म का विज्ञान था, वो हमारे जो आर्यंस रहे होंगे या हमारे इंडियंस रहे होंगे, जब वो उस तरफ गए होंगे, या चाइनीज लोग इधर आए होंगे, तो उन्होंने मर्मा विज्ञान सीखा, नाड़ियों का विज्ञान सीखा, और उसके बाद फिर वहां पर जाकर उसे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर में कन्वर्ट कर दिया। गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे विज्ञान को साइंटिफिक वे में प्रेजेंट करने से वो और लॉजिकल और साइंटिफिक होने से अडॉप्टेबल हो जाता है। और यही पॉजिटिव रिलीजन का उद्देश्य है कि हमारे वैदिक विज्ञान को मॉडर्न वे में लाया जाए, प्रैक्टिकल वे में लाया जाए, लॉजिकल वे में लाया जाए, साइंटिफिक वे में लाया वॉइस तो कुछ प्रॉब्लम है उस साइड में सब। अब वहां पे एक बार पूछिए, आपके साइड पे जो अगर आपकी टीम के साथ में कुछ और तो चालू नहीं है? ये बार बार मैसेज आ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड नॉइस, परहैप्स समवन वाइल वाचिंग टीवी विद अ लाउड साउंड, या कुछ बात हो रही है? जाए। देखते हैं, रुकिए। क्योंकि हम दोनों के साइड पे नहीं है, बट उधर पे कुछ प्रॉब्लम है। उनकी तरफ से कहना है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए देखते हैं, ये बार बार इन्हीं का मिश्रा जी तरफ से कंप्लेन था, क्योंकि मिश्रा जी हम की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार। हेलो। चेक कर लेंगे, देखते हैं। वॉइस का कुछ इशू आ रहा है क्या? बीच में कुछ कंप्लेन्स आ रही हैं कि शायद टीवी चल रहा है बैकग्राउंड में। बीच में वो मतलब नेटवर्क इशू दिखा रहा है, प्लीज वेट दिखा रहा है, बफरिंग हो रहा है बार बार, इंटरनेट का इशू आ रहा है। बट मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, जूम बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं सर, यहाँ जब रिव्यू करो ना, एक बार नरेंद्र कितना आ रहा है, एक बार आके आ। चलिए ठीक है चलिए पंडित। देखते हैं फिलहाल। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम थोड़ा कम कर देते हैं, कल लंबा चलेंगे। आज थोड़ा सा खत्म ही करेंगे। और हम्म। कुछ विषय रह गए थे, मैं चल चलते आपसे एक बात जरूर अब यहाँ पे चाहूंगा। वो ये है कि जो शुरुआत में हमने बात किया, मन का, माइंड हम्म। का, डिसीज और बीमारी से फिजिकल ऑर्गन पे क्या असर। मन का तो बातें हमने बहुत सारी कर ली, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, ओसीडी के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट फिजिकल ऑर्गन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए। देखिए, आयुर्वेद और योग ने तो पहले ही कहा है कि मन से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानता था कि मन से भी बीमारी पैदा हो सकती है। लेकिन अब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, वो कहता है हमारा साइकी हमारे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। राइट। और हमने शायद इसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन किया था, मैं उसको ब्रीफ में बता दूं कि अगर आपका साइकी डरा हुआ है, अगर आपका साइकी एक फियर में है, तो आपका इम्यूनिटी भी डाउन चला जाएगा। अगर माइंड डरा हुआ है, माइंड डाउन स्टेट में है, इमोशनल स्टेट में, तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। दूसरा, माइंड जब भी कंफ्यूज रहेगा, तो इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा। माइंड जब भी डिलीमा में रहेगा, ड्युअलिटी में रहेगा, इम्यून सिस्टम भी डबल माइंडेड हो जाएगा। और
जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं, इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, बाहरी चीजों को डैमेज करना। ऑटो इम्यून में जस्ट रिवर्सल हो जाता है, वो अपने ही ऑर्गन के प्रति एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रोल है वो माइंड का है। माइंड का स्ट्रेस, माइंड की कंफ्यूजन अल्टीमेटली पैदा करती है, इनकॉन्ग्रुएंस पैदा करती है, और इनकॉन्ग्रुएंस से पैदा होता है इम्यून डिस्फंक्शनिंग, और इम्यून सिस्टम का डिस्फंक्शनिंग पैदा कर रहा है ऑटो इम्यून डिजीजेस। हम मेडिकल लेवल पे उसका ऑटो एंटीबॉडीज ढूंढकर उसके लिए स्टीरॉइड्स और इम्यून मॉड्यूलेटर देकर ट्रीटमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन डिजीज रिलैप्स हो रही है और प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है। प्रिवेंशन और रिवर्सल करना है ऑटो इम्यून डिजीज का, तो अपने को फिर समझना होगा अगेन माइंड साइको इम्यूनोलॉजी के मॉडल को। तीसरा जो है एलर्जीज, माइंड जब भी हाइपर होगा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम लीडिंग टू एलर्जीज। और जितने भी एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनका माइंड देखिएगा, अगर हम रिट्रोग्रेड जाके एनालिसिस करते हैं तो वहां पर एक सुनक मिजाज, हाइपर स्टिमुलेशन, हाइपर रिएक्टिवनेस देखने को मिलती है। और जैसे ही योग मेडिटेशन के द्वारा उनके माइंड को स्लो डाउन किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, इमीडिएट एलर्जीज कम हो जाती है। इसके अलावा कैंसर में भी बहुत बड़ा रोल मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का है। इम्यून डिसफंक्शनिंग होने की वजह से नेचुरल किलर सेल डिस्टर्ब हो जाती है, और नेचुरल किलर सेल हमें प्रोटेक्शन देती हैं कैंसर से। नेचुरल किलर सेल ही डिस्टर्ब हो रही हैं तो कैंसर ज्यादा हो रहे हैं। सारे फैक्टर्स कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पॉल्यूशन, अनहेल्दी डाइट, और उसके साथ साथ ये जो नेचुरल किलर सेल्स की इम्यूनिटी थी वो हमारे स्ट्रेस की वजह से डाउन जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी समझिए, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनमें तो डायरेक्ट रोल एक्सप्लेन हो गया है। तो जितनी बहुत सारी डिजीज जिसमें समझा जा रहा था इसमें स्ट्रेस का कोई रोल नहीं है, अब लेटेस्ट रिसर्च बता रही है उसमें स्ट्रेस का 80 to 90% रोल है। माना जाए कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे प्रभावित होते हैं। स्ट्रेस से आपका डिपार्टमेंट आंख भी प्रभावित होता है। आई के अंदर में यूवीआइटिस, यूवीआइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कोई रीजन नहीं मिलता, लेकिन बॉडी आई के अंदर में इन्फ्लामेशन आ जाती है। हाँ। सीएसआर, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, हम्म। सीएसआर, वो भी एक जो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज है। हम्म। इसके अलावा ग्लूकोमा के अंदर भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो हम्म। डायबिटीज के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से होती है, और डायबिटीज में स्ट्रेस का डायरेक्ट रोल है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, आई के अंदर में हाइपरटेंशन में स्ट्रेस का रोल है। अगर स्ट्रेस ज्यादा है आई का प्रेशर भी बढ़ सकता है, मेंटल प्रेशर भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इसमें भी स्ट्रेस का डायरेक्ट रोल है। आने वाले समय में 10 से 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, मुझे लग रहा है हर डिजीज के अंदर, बुक के अंदर लिखा रहेगा कि स्ट्रेस का ये बड़ा रोल है, और उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है जो अभी तक पढ़ाई नहीं जा रही है, वो एक एक पैराग्राफ सब बुक्स के अंदर एड ऑन हो जाएगा। राइट। तो कुल मिलाकर के बात आज की मित्रों ये हुई है कि हर बीमारी का एक बड़ा कारण है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, वो है स्ट्रेस। अब ऊपर हमने सर में तो स्ट्रेस आया तो आपको माइग्रेन होता है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में बात कर चुका है। अभी अनिल सर ने बताया कि आंखें भी सफर करती है। आपको परसों मेरा एक वीडियो मिल जाएगा मेरे यूट्यूब पे जिसपे मैं शहर के जाने माने ईएनटी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरुण जालकर, उनसे बात किया था, तो वो भी बता रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से नाक का जो प्रॉब्लम है, इरिटेशन का प्रॉब्लम है, वो भी हो रहा है। थ्रोट इन्फेक्शन भी स्ट्रेस की वजह से हो रही है। गले में जो छाले पड़ते हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से हो रही है। हमने बात किया था कि आईबीएस की बीमारी है जो पिछले वीडियो में, वो भी अनिल जी ने बताया कि स्ट्रेस की वजह से है। लोगों को गट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी स्ट्रेस की वजह से है। इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स गायनिक कहती हैं कि जो इनफर्टिलिटी का कारण है उसका भी एक बड़ा रीजन स्ट्रेस है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो लोगों को मेंस्ट्रुअल ट्रॉमा होते हैं उसमें जो पेन होते हैं ये भी स्ट्रेस की वजह से आ रही है। इरेगुलर मेंसेस है वो भी स्ट्रेस की वजह से आ रही है। अब आप सोच लो, एक मन है छोटा सा आपके पास में जो आपको दिखता नहीं है, उससे शरीर जो दृश्यमान है, जो दिखता है, इतनी सारे उसके पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स केवल एक मन के बिगड़ने से खराब हो जा रहे हैं। तो आपको वर्क करने की कहाँ जरूरत है ये समझना होगा। इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ की आवश्यकता पड़ रही है। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट को लाया गया है पॉजिटिव हेल्थ जोन में डॉक्टर अनिल के द्वारा में।
और मन को समझना है तो भी आपको अनिल जी के साथ चलना पड़ेगा। लाइव सेशन पे आप जुड़े रहें। इसके अलावा हर संडे 12 बजे से पॉजिटिव हेल्थ जोन पे एक वर्कशॉप रखी जाती है। वहां पे अगर आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप लाइव कम्युनिकेट कर पाएंगे, बहुत सारी बातों को समझ पाएंगे। और जब लाइव रहते हैं तो वाइब्रेशन भी एक दूसरे की आसानी से पहुंचती है, तो जल्दी समझा जा सकता है। बाकी वो ऑनलाइन सेशन भी रहता है, आप उसमें भी देख सकते हैं। लिंक के लिए आप डॉक्टर अनिल की टीम से या मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बातें हो। अब आज समय हो चुका है, डॉक्टर अनिल जी को भी अपने हॉस्पिटल जाना है और मुझे भी अपने ऑफिस निकलना है। कल 10:10 पे हम फिर मुलाकात करेंगे। जो भी लोग आज नए जुड़े हैं, अभी जो वॉच कर रहे हैं, काफी लोग दिख रहे हैं, तो आप समय नोट कर लें, 10:10 पे आ जाए। सेम टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पेंडेमिक है मेंटल हेल्थ, इस पे हम बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इज अ पेंडेमिक फॉर टुडे। दूसरी बात ये, लेट्स टॉक इन मेंटल हेल्थ। तो मानसिकता, जो मानसिक बीमारी है, इसके ऊपर बात करते रहिए। मस्तक पर दस्तक देते रहिए। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रोज सुबह 10:10 ट्यून अप कर लीजिए। फेसबुक पर डॉक्टर अनिल का पेज, SCG न्यूज, यूट्यूब का लिंक, आप दोनों पे आ सकते हैं। तब तक फिलहाल निकलते रहो साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से समय देने के लिए। कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। बाय मस्तक दोस्तों। पर दस्तक देते रहें, क्योंकि ठीक सब यहीं से यही होना है, से, बिगड़ा भी सब यही यहीं से। से है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय।